तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, लर्निंग एंड एक्वाजिशन, जिसे कहते हैं अधिगम और अर्जन। लर्निंग मतलब अधिगम और एक्वाजिशन मतलब अर्जन। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज ए की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। ऑल लर्निंग इन्वॉल्व सिवियल एक्टिविटी। दीज एक्टिविटीज कैन बी आइदर फिजिकल और मेंटल। यानी मानव व्यवहार में अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी अधिगम में कई गतिविधियां शामिल होती हैं। ये गतिविधियां या तो शारीरिक या मानसिक हो सकती हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल और नॉलेज एंड इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल। यानी सीखना नए कौशल या ज्ञान प्राप्त करने और मौजूदा कौशल में सुधार करने की एक प्रक्रिया है। एन इंडिविजुअल अंडरगोज एंड चेंज इन हर नॉलेज एंड बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ लर्निंग। एक व्यक्ति सीखने के कारण अपने ज्ञान और व्यवहार में परिवर्तन करता है। एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम इन वन अनदर इन एक्वायरिंग स्किल मीन्स एवरीवन हैज़ डिफरेंट रेट स्पीड ऑफ लर्निंग। यानी कौशल हासिल करने में हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। हर किसी की सीखने की दर भी अलग अलग होती है। सर्टेन फैक्टर्स सच एज इन्वायरमेंटल, लर्नर्स एबिलिटी एंड मोटिवेशन, टीचर कैपेबिलिटी एंड वे ऑफ इम्पैक्टिंग नॉलेज ऑल इम्पैक्ट पर्सनस लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब कुछ कारक जैसे पर्यावरण, शिक्षार्थी की क्षमता और प्रेरणा, शिक्षक की क्षमताएं और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके, ये सभी व्यक्ति के सीखने के अनुभव को प्रभावित करते हैं। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग मतलब अधिगम। और अधिगम क्या है? नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करना और उन्हीं प्राप्त ज्ञान में सुधार करना अधिगम कहलाता है। और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। यानी हर किसी की क्षमता अलग होती है, मानसिक क्षमता अलग होती है, कौशल हासिल करने में एक दूसरे से अलग होता है, उनकी सीखने की दर अलग होती है। और अधिगम को हासिल करने में जो कठिनाइयाँ होती हैं वो किन किन के कारण की वजह से होती है? पर्यावरण हो सकता है, शिक्षार्थी की क्षमता या प्रेरणा हो सकती है, शिक्षक की क्षमताएँ होती हैं या ज्ञान प्रदान करने में तरीके, ये सभी अधिगम को हासिल करने में कारण हो सकते हैं। तो अधिगम के 3 प्रकार हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 मोटर लर्निंग यानी संवेदीकामक अधिगम, जिसमें हम अपने सेंसों का यूज़ करते हैं, हाथों का यूज़ करते हैं, छू कर महसूस कर, तो उन्हें कहते हैं मोटर लर्निंग। सेकंड वर्बल लर्निंग यानी मौखिक अधिगम। और तीसरा है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यानी संकल्पनात्मक अधिगम। मोटर लर्निंग क्या होता है? मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटी इन डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज़। कौन कौन से एग्जाम्पल उसमें? वॉकिंग है, रनिंग है, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, etc। ऑल दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। हिंदी में देख ली। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश गतिविधियाँ मोटर गतिविधियों के संदर्भित करती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, गाड़ी चलाना, चढ़ना आदि। इन सभी गतिविधियों में पेशवीय समन्वय शामिल है। सेकेंड आता है वर्बल लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन मेथड वी अडॉप्ट। एग्जाम्पल साइन, पिक्चर, सिंबल, वर्ड, साउंड, etc आर द टूल यूज इन सच एक्टिविटीज़। अर्थात इस प्रकार के अधिगम में वह भाषा जिसे हम बोलते हैं, संचार के तरीके जो हम अपनाते हैं, जैसे संकेत, चित्र, प्रतीक, शब्द, ध्वनियाँ आदि, इस तरह की गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल हैं। तो ये वर्बल लर्निंग हो जाती है। तीसरा आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग वी रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। विद द यूज ऑफ दिस ए चाइल्ड लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या है? इस प्रकार के अधिगम में हमें उच्च कोटि की मानसिक प्रक्रियाओं से, जैसे चिंतन, तर्क, बुद्धि की आवश्यकता होती है। इनके प्रयोग से बच्चा विभिन्न अवधारणाओं को सीखता है। तो एक बार देखते हैं मोटर लर्निंग, जिसमें पेशीय समन्वय शामिल होता है, यानी हाथ, पैर, आँख, ये सब चालू साथ शामिल होंगे। वर्बल लर्निंग यानी मुंह से बोलने वाली लर्निंग होगी। ठीक है, संकेत, चिन्ह, प्रतीक, शब्द, ध्वनियाँ आदि होंगे। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हमारी उच्च कोटि की मानसिक प्रक्रियाओं जैसी चिंतन, तर्क, बुद्धि की आवश्यकता होती है। फैक्टर ऑफ फैक्टर लर्निंग। जो फैक्टर ऑफ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक व्यक्तियों को सीखने को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर यानी शिक्षार्थी से संबंधित कारक, फैक्टर रिलेटेड टू टीचर यानी अध्यापक से संबंधित कारक, और फैक्टर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट यानी वातावरण से संबंधित कारक। फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर शिक्षार्थी से संबंधित कारक। चलिए इसको देखते हैं। शिक्षार्थी की प्रेरणा सीखने की गति और तीव्रता को तय करती है। यदि शिक्षार्थी को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तो वह इसे अधिक प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से सीखता है।
ठीक है। तो इसमें मोटिवेशन का रोल होता है। तो लर्नर मोटिवेशन डिसाइड द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम। ठीक है। इफ़ द लर्नर इज मोटिवेटेड टू लर्न, ही लर्न इट मोर इफेक्टिवली एंड परमानेंटली। ठीक है। इफेक्टिव मतलब प्रभावी रूप से, और परमानेंटली यानी स्थायी रूप से सीखता है। सीखने वाले की मानसिक क्षमता या क्षमता सीखने का एक महत्वपूर्ण कारक है। एक बुद्धिमान शिक्षार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकता है। ठीक है। तो ए लर्नर मेंटल कैलिबर एंड एबिलिटी इज इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। एन इंटेलिजेंट लर्नर में लर्न मोर इफेक्टिवली। यदि किसी शिक्षार्थी के किसी विशेष में रुचि है तो उसका झुकाव उस विषय की तरफ अधिक होगा, यानी वह उसे सीखने में ज़्यादा रुचि लेगा। सेकंड फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, यानी अध्यापक से संबंधित कारक। वो कौन कौन से कारक हैं देखते हैं, चलिए। यदि कोई शिक्षक किसी विषय को पढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है, ठीक है, यानी उसे पूर्ण ज्ञान है, तो शिक्षार्थी सीखने के लिए प्रेरित होगा। इसलिए शिक्षक की दक्षता की भूमिका प्रमुख महत्व रखती है। मतलब अगर टीचर पूर्ण रूप से किसी विषय के बारे में जानकारी रखता है तो बच्चा उसी से सीखने के लिए जाएगा। यदि शिक्षक का उच्चारण अच्छा है और वह प्रभावी ढंग से संवाद करता है तो अधिगम अधिक स्थायी और प्रभावी हो जाता है। अब देखिए, बुनियादी ढांचा जैसे आकार और कक्षा की संरचना भी सीखने को प्रभावित करती है। यदि कक्षा में बहुत भीड़ है या उचित संरचना के बिना शिक्षार्थी परेशान हो जाएगा और इससे अधिगम प्रभावित होगा। यानी जैसे जहाँ बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, अगर उसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना, कॉलेज की बनावट, क्लासरूम की बनावट ठीक नहीं है तो बच्चे की रुचि घट जाएगी अधिगम में। इसलिए संरचना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, यानी बुनियादी ढांचा। पाठ्य पुस्तकों या संसाधन पुस्तकों जैसे विषय सामग्री की अनुपलब्धता भी सीखने की प्रक्रिया में बाधित करती है। इसका मतलब है कि अगर अच्छी पुस्तकें विद्यालय में अवेलेबल नहीं होंगी या बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं होंगी तो उसके अधिगम में बाधा आएगी। अब देखते हैं फैक्टर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, यानी वातावरण से संबंधित कारक। अब कौन कौन से कारक हो सकते हैं? सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बहुत आवश्यक है। उपयुक्त वातावरण में बच्चों के प्रभावी ढंग से सीखने की अधिक संभावना होती है। यानी बच्चों के अनुसार ही अगर वातावरण होगा तो बच्चा सीखने में ज़्यादा रुचि लेगा। प्राकृतिक परिवेश जैसे कि जलवायु, वायुमंडलीय परिस्थितियाँ सीखने को प्रभावित करती हैं। अभी किस तरह से प्रभावित करेंगे? सपोज करिए कोई बच्चा कहीं जंगली या आदिवासी स्थान से बिलोंग करता है तो वहाँ संसाधन की कमी होगी स्कूल तक जाने के लिए, जिसके कारण उसके अधिगम में बाधा होगी। जलवायु कैसे करेगा? अब जलवायु कहीं बारिश ज़्यादा पड़ती है तो बच्चे को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होगी। तो वायुमंडल और जलवायु दोनों अधिगम को इस तरह से प्रभावित करती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसे हम अर्जन भी कहते हैं, अर्जन या अधिग्रहण। तो इसका मतलब व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एक्विजिशन, यानी इसे अर्जन कहते हैं। मतलब जब भाषा स्वाभाविक रूप से बिना किसी की मदद के, यानी बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के सीखी जाती है तो इसे अधिग्रहण या अर्जन कहते हैं। ठीक है। शब्द सीखना और अधिग्रहण एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए, शिक्षार्थी एक भाषा का अधिग्रहण तब करते हैं जब इसका उपयोग उनके प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। अब देखते हैं लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन, यानी भाषा अधिग्रहण। भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य समझने और संवाद करने के लिए शब्दों को समझने, उत्पन्न करने और उपयोग करने की क्षमता हासिल करता है। इस क्षमता में वाक्य रचना, ध्वन्यात्मकता और एक व्यापक शब्दावली सहित विविध क्षमताओं का चयन शामिल है। यह भाषा वाक्य के रूप में मुखर हो सकती है या संकेत के रूप में मैनुअल हो सकती है। भाषा अधिग्रहण आमतौर पर पहली भाषा अधिग्रहण को संदर्भित करता है, जो दूसरी भाषा का अधिग्रहण के बजाय अपनी मूल भाषा के शिशुओं के अधिग्रहण का अध्ययन करता है, जो अतिरिक्त भाषाओं के अधिग्रहण बच्चों या वयस्कों दोनों में से संबंधित होता है। कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो अधिगम और अर्जन से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले पिजेट का कॉन्सेप्ट, यानी जीन पिजेट। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की।
वाइगोस्की कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी लेव वाइगोस्की का है। फिर पावलोव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और बी एफ स्किनर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले देखते हैं पिजेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पिजेट का कॉन्सेप्ट यानी भाषा सीखने के पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कहा गया है कि सीखना अनुकूलन से शुरू होता है। उस अनुकूलन को आत्मसात या आवाज के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मसातकरण या समावेशन, इसका मतलब है तो पुरानी जानकारी में नई जानकारी डालना। वह तरीका है जिससे कोई व्यक्ति जानकारी लेता है और उसका बोध करता है। इससे इसे फिट करने के लिए जानकारी को बदलना शामिल हो सकता है। आवाज़ और आत्मसात साथ साथ चलते हैं। जब कोई समायोजित करता है तो वह अपने विचारों के पैटर्न को बदलने के लिए आत्मसात का प्रयोग करता है। अब जीन पियाजे ने यह भी दिखाया कि भाषा सीखने के लिए वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण है। कुछ शब्दों और ध्वनियों को बेहतर ढंग से समझने और भाषण में उनका उपयोग करने के लिए एक साथ समूहीकृत करने की आवश्यकता है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे किसी भी मानवीय भाषा को सीखने की विरासत में मिली क्षमता के साथ पैदा होते हैं। उनका दावा है कि कुछ भाषाई संरचनाएं जिनका उपयोग बच्चे इतनी सटीक रूप से करते हैं, बच्चे के दिमाग पर पहले से ही अंकित होती हैं। चॉम्स्की का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक भाषा अधिग्रहण उपकरण या एलईडी होता है, जो मस्तिष्क में कड़ी मेहनत वाला एक काल्पनिक उपकरण है। यानी एलईडी क्या, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, एलईडी। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। चॉम्स्की बताते हैं कि बच्चे संभवतः केवल नकल के माध्यम से ही एक भाषा नहीं सीख सकते, क्योंकि उनके आसपास बोली जाने वाली भाषा अत्यधिक अनियमित है। वयस्कों का भाषण अक्सर टूट जाता है और कभी कभी अव्याकरणीय भी होता है। वह यह भी कहते हैं कि सभी बच्चे भाषा के नियमों की समझ के साथ पैदा होते हैं। उन्हें बस ज़रूरत होती है शब्दावली हासिल करने की। वाइगोस्की कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्वाजिशन। तो वाइगोस्की की भाषा का सिद्धांत रचनावादी अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, जो यह तर्क देता है कि बच्चे सामाजिक अनुभवों में संलग्न होने के परिणामस्वरूप ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब बच्चे समाज से सीखते हैं। तो वाइगोस्की आ जाएगा तो सीधा सामाजिक अंतःक्रिया, यानी बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। सामाजिक और भाषाई बातचीत के मध्य से एक समुदाय के पुराने और अधिक अनुभवी सदस्य युवा सदस्यों को उत्पादक सदस्य बनाने के लिए आवश्यक कौशल, मूल्य और ज्ञान सिखाते हैं। उनके अनुसार समुदाय भी अर्थ बनाने की प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और सीखना सांस्कृतिक रूप से संगठित, विशेष रूप से मानव मनोवैज्ञानिक कार्य के विकास की प्रक्रिया का एक आवश्यक और सार्वभौमिक पहलू है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति में उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की उत्पत्ति सामाजिक प्रक्रियाओं में होती है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक जोर देता है। अब भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, लेन देन के परिणाम स्वरूप होती है। माता पिता और शिक्षक निर्देशित खोज की प्रक्रिया के माध्यम से एक बच्चे की शुरुआत करते हैं, उसकी सीखने की क्षमता को संबोधित करते हैं। अंततः बच्चे भाषा कौशल को आत्मसात करते हैं। वाइगोत्स्की का रचनावादी भाषा सिद्धांत जीन पियाजे के भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत से विरोध में मौजूद है। तो वाइगोत्स्की का कौन सा है, रचनावादी भाषा सिद्धांत, ये वाइगोत्स्की का है। और जीन पियाजे का भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत। अब आता है पावलोव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। पावलोव ने सीखने का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहेंगे। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग के रूप में जाना जाता है। पावलोव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते के ऊपर। तो पावलोव ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जहां उन्होंने अपने शोध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कुत्ते में लार का अध्ययन किया। ठीक है, आमतौर पर कुत्ते जब उन्हें खाना देते हैं तो उनकी लार टपकती है, लेकिन पावलोव को दिलचस्पी थी कि जब उन्होंने खाना लाने वाले का लैब कोट देखा तो कुत्ते ने लार क्यों शुरू कर दी, यानी लार टपकाना क्यों शुरू कर दिया।
अपने आगे के शोध में पावलोव ने घंटी बजाने के बाद भोजन प्रस्तुत किया और कुत्ते लार टपकाएंगे। कुछ दोहराव के बाद जैसे ही घंटी बजाई गई, कुत्ते ने बिना भोजन पेश किए लार देना शुरू कर दिया। तो पावलोव ने किया क्या था कि उन्होंने एक कुत्ते पर शोध किया था। तो वो घंटी बजाया करते थे और घंटी बजाने के बाद उस कुत्ते को खाना प्रस्तुत करते थे, तो खाना देते थे, वो कुत्ता लार टपकाने लग जाता। अब इसी तरह से कई बार रिपीटेशन किया, मतलब कितनी कई बार दोहराया गया। फिर एक बार क्या होता है, जैसे ही घंटी बजाई गई तो कुत्ते के सामने बिना भोजन रखे ही कुत्ते ने पहले ही लार टपकाना शुरू कर दिया। तो ये था पावलोव का शोध। इस प्रकार की शिक्षा को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया। और पावलोव ने कहा कि मनुष्य भी कुछ उत्तेजना के कारण सीखते हैं और छात्रों को इस सिद्धांत के अनुसार पढ़ाया भी जा सकता है। आते हैं बीएफ स्किनर कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पर। बीएफ स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को ऑपरेट कंडीशनिंग के रूप में जाना जाता है। यह आदत निर्माण पर आधारित है। उनका मानना था कि व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका किसी कार्रवाई के कारण और उसके परिणामों को देखना है। बीएफ स्किनर ने चूहे और कबूतर पर अपना अध्ययन किया था, यह पूछा जाता है पेपर में। एक्चुअल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का वास्तविक चरण। बचपन के प्रारंभिक वर्षों को भाषा सीखने की तैयारी का समय कहा जाता है। भाषा का विकास मौखिक अभिव्यक्तियों से शुरू होता है, जिसका उपयोग बच्चा खुद को व्यक्त करने के लिए करता है। वह शब्दों, वाक्यों और फिर जटिल संरचनाओं के माध्यम से एक भाषा सीख सकता है। एक बच्चे के स्कूल जाने के बाद वह पढ़ने के साथ साथ लिखने की क्षमता विकसित करता है। धीरे धीरे बच्चा सुनने बोलने से लेकर पढ़ने लिखने तक सभी प्रकार के सीखने के कौशलों में दक्ष हो जाता है। अब ये देखिए, चिल्ड्रन वोकेबलरी इन डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, चिल्ड्रन वोकेबलरी यानी जन्म से 8 महीने तक जीरो शब्द सीखता है, जीरो शब्द सीखेगा। ठीक है, 9 महीने से लेकर 1 साल तक या 1.5 साल तक। ठीक है, 9 महीने से लेकर 1.5 साल तक 3 से लेकर 4 वर्ड और 10 से लेकर 12 वर्ड। 2 साल तक 272 वर्ड। 2 साल 6 महीने तक यानी 2.5 साल तक वो 450 वर्ड सीख लेगा। 3 साल तक वो 1000 वर्ड की प्राप्ति कर लेगा। 3.5 साल तक 1250 वर्ड सीख लेगा। 4 साल तक 1600 वर्ड। 5 साल तक 2100 वर्ड। 11 साल तक की उम्र में वो 50,000 शब्द सीख चुका होगा। और 16 साल या उससे आगे 1 लाख से ज़्यादा। आरटीई एक्ट 2009। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह शिक्षा का अधिकार 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। ठीक है, तो आरटीई एक्ट क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। इसमें क्या क्या होगा, मिड डे मील होगा, फ्री स्टडी होगी और जरूरत के जो भी सामान होंगे बच्चों के लिए। आरटीआई अधिनियम दुनिया का पहला कानून है जो सरकार पर नामांकन, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने पर जिम्मेदारी डालता है। इससे आगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में करवाया जाएगा।